बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली नीट के इन्फ्लुएंसर्स ने ना क्या किया है, एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल पोर्ट्रे किया है। मैंने अपनी एमबीबीएस एम से की, मैंने अपनी एमडी पीडियाट्रिक्स एम से की, मैंने अपनी डीएम पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एम से की। ठीक है, मेरी वाइफ है, शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर। मेरी तो रैंक चलो सिंगल डिजिट रैंक थी। शी गॉट अ 1300 रैंक इन नीट यूजी। उन्होंने अपनी एमबीबीएस पीजीआई रोहतक से की, अगेन अ रियली गुड गवर्नमेंट कॉलेज। उन्होंने अपनी एमडी अगेन इन पीडियाट्रिक्स शी डिड फ्रॉम SMS जॉबपुर, अगेन अ वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। टेक अ गेस उसकी सैलरी कितनी है और मेरी सैलरी कितनी है इन प्राइवेट सेक्टर? We don't have any age limit or attempt limit in NEET. Should we have in coming years? A very controversial question. I would say that a lot of people take what is called as partial drops, and I feel partial drops आप ले लो। ठीक है, आप ऐसे मत रहो कि 7 साल आप घर पे बैठे हो, यू आर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ हो। अगर 2 या 3 साल में आपसे नीट नहीं निकला, प्लीज़ ज्वाइन either nursing or pharma or agriculture or anything. Some people say मैंने 7 साल बाद नीट क्रैक किया, but the point is for every one person who cracked NEET after 7 years, there will be 10 people who could not. उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा ना। So मेरा एक बैचमेट था, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ, he cracked एम्स with हिंदी मीडियम। I remember उसके यहाँ पे वो हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ी हुई थी, और यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी पढ़ी हुई थी, और एक और उसके पास एक छोटी सी नोटबुक पड़ी हुई थी। इससे बड़ा वाहियात झूठ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। सो हेलो मेरे नीट स्पॉट के वासियों, कैसे हो भाई लोग। आज पॉडकास्ट नहीं करेंगे, बट एक छोटी सी वीडियो में 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया, नीट पीजी का एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद एक और एग्ज़ाम क्रैक किया, और सबकी रैंक मिला के भाई साहब मतलब 100 भी नहीं बन रहे हैं, 50 भी नहीं बन रहे हैं। मतलब तुम सोच सकते हो। तो सबसे ज़्यादा उनके मतलब क्रेडिबिलिटी है इस चीज़ में, और जानेंगे आज उनसे कि भाई नीट का एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम के बारे में, प्लस बहुत सारी चीज़ें। पहले स्वागत करता हूँ डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता का। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट स्पॉट पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर आदित्य, नीट क्रैक कर ले बेटा, 12th के बाद नीट क्रैक कर, एम्स जा या किसी भी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा, ऐश ही ऐश है। इससे बड़ा वाहियात झूठ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। ठीक है, इससे बड़ा वाहियात झूठ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली नीट के इन्फ्लुएंसर्स ने ना क्या किया है, एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल पोर्ट्रे किया है, जिसमें दिखाते हैं कि एमबीबीएस के बाद ऐश ही ऐश है। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि वो ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखा के तुमसे तो नहीं, बट ठीक है, दे हैव देयर अल्टीरियर मोटिव्स फॉर शोइंग दैट ग्लैमरस लाइफस्टाइल। यार नीट के बाद ऐश ही ऐश नहीं है। कल की एक न्यूज़ थी, आप वो न्यूज़ क्लिपिंग भी शो कर सकते हो, कि 100 सीट्स थी मेडिकल ऑफिसर के लिए, 2500 लोगों ने अपेयर किया, समथिंग सिमिलर, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद। एक सिंपल एमबीबीएस, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, उसके लिए जॉब्स नहीं बची इस देश में। उसकी हालत एक इंजीनियर जैसी ही है। श्योर वो इंजीनियर से बेटर इसलिए है क्योंकि वो अगर अपने गांव में जाता है या अपने टियर 3 टाउन में जाता है और अपना क्लिनिक खोलता है, तो श्योर ही कैन अर्न अ रिस्पेक्टेबल लिविंग, 1 लाख रुपीज़ या 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ। पर अगर आप इतनी मेहनत करके 5.5 साल एमबीबीएस करके अगर आप ये कह रहे हो कि मैं अपने गांव जाके 1 लाख रुपए कमाऊंगा, और उसको आप कहते हो कि वो ऐशी ऐश है, तो वो सच्चाई थोड़ी ना है। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट देर इज़ अ स्टेबिलिटी रिलेटेड टू जॉब और रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू अर्न, बट दैट क्वांटम ऑफ मनी इज़ नॉट ग्रेट। इट इज़ 50, 70, 80,000, उतना ज़रूर कमा लोगे। एक इंजीनियर हो सकता है, यही 2 चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में, इंजीनियर हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो, एक डॉक्टर अनएम्प्लॉयड नहीं होता। बट क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड नहीं होता, उसको पे भी ऐसा नहीं है कि 5 लाख या 10 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाता है। 50,000, 60,000, 70,000, ऑन द हायर साइड 1 लाख रुपीज़। अगर आपको इससे ज़्यादा कमाना है विद द हेल्प ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, आपको पीजी करनी पड़ेगी, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, उसमें आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 5 साल की जर्नी नहीं है, एक और एग्ज़ाम है, इतना ही टफ एग्ज़ाम है। जो 2 लाख लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया या लाख लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया, उन्हीं में आपको फिर से बैठना है, उनमें ही आपको फिर से टॉप 5000 में आना है। ओके, जस्ट टू गेट अ कॉन्टेक्स्ट, ये एग्ज़ाम जो आपको नीट पीजी का जो आपको देना है,
इट इज आफ्टर योर MBBS, वो भी इंटर्नशिप के वो ईयर के बाद, जिसमें आप पूरे के पूरे मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हो। आप सिंपल ये देखो कि अगर साल के 20 लाख लोग नीट यूजी दे रहे हैं, जिनमें से लाख लोग या 50,000 लोग, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि हम लोग 20 लाख में से 50,000 लोग हैं, हमें एक अच्छी लाइफ हम डिजर्व करते हैं बिकॉज हमने कितना टफ एग्जाम निकाला, हमने MBBS की, देन आई वांट टू टेल उस 50,000 लोगों में से सिर्फ 5,000 लोग विल एंड अप गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज एज फार एज योर PG इज कंसर्न। उन 5,000 में से सिर्फ 2 या 2,500 लोग विल एंड अप डूइंग अ सुपर स्पेशलाइजेशन विच इज़ वेल पेइंग। तो 20 लाख लोगों में से अगर आप 2,000 लोगों में आ पाओगे, तब मैं आपको ये बोल पाऊंगा, वो भी 12 साल बाद, 6 साल MBBS, 3 साल की स्पेशलिटी और 3 साल की सुपर स्पेशलिटी। उन 12 साल के बाद आप मे बी यू कैन से कि आपने ऐश नहीं है, मे बी यू कैन अर्न अ रिस्पेक्टेबल लिविंग। सच जाना चाहते हो, आज सच बताता हूँ, मैंने अपनी MBBS सेम से की, मैंने अपनी MD पीडियाट्रिक्स एम से की, मैंने अपनी DM पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एम से की, ठीक है। मेरी वाइफ है, शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर। मेरी तो रैंक्स चलो सिंगल डिजिट रैंक थी, शी गॉट अ 1300 रैंक इन नीट UG। उन्होंने अपनी MBBS PGI रोहतक से की, अगेन अ रियली गुड गवर्नमेंट कॉलेज। उन्होंने अपनी MD अगेन इन पीडियाट्रिक्स शी डिड फ्रॉम SMS जॉबपुर, अगेन अ वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। टेक अ गेस उसकी सैलरी कितनी है और मेरी सैलरी कितनी है इन प्राइवेट सेक्टर? ओके, टेक अ गेस। दोनों एग्जैक्ट, और उसने 9 साल लगाए, 1 साल उसने ड्रॉप लिया था, उसने मैं जो ड्रॉप भी नहीं लिया, उसने 10 साल लगाए। उसने 2013 में MBBS ज्वाइन की और वो प्राइवेट सेक्टर में 2023 से काम करी है, 10 साल लगाए। मैंने 12 साल लगाए, 2012 में MBBS ज्वाइन की और 2025 में मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम करना शुरू किया। ठीक है, गैस उसकी सैलरी कितनी है? ठीक है, उनकी 1 लाख पर मंथ होगी। 1 से तो जरूर ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है, 2.5 लाख मान के, 2.5 नहीं है, 2 लाख रुपये पर मंथ, 2 लाख रुपये पर मंथ। डू यू फील कि 10 साल के एफर्ट के बाद, जिसमें उन्होंने 2 एग्जाम्स क्रैक किए विद टॉप 1000 रैंक्स, 1000 1100 काइंड ऑफ रैंक्स, 2 लाख रुपए ऐश है आज के ज़माने में, मतलब इन दिल्ली। देखो 2 लाख रुपए पर मंथ ऐश है। आपके चीज को सपोर्ट करने के लिए मैं एक चीज बोल देता हूँ, हाँ। जो लोग बोल रहे हैं ना ऐश है, फिर उन्हें लाइफस्टाइल चेंज नहीं पता लगता। And she works for 60 to 70 hours in a week at this point of time also. भाई साहब, है ना, ये लिटरली ये है ना, हाँ खतरनाक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी भी सिमिलर सैलरी है। मैं अपनी सैलरी इसलिए नहीं जाने वाला बिकॉज मैं थोड़ा पार्ट टाइम अभी क्लिनिकल काम कर रहा हूँ, मोर इनटू टीचिंग एंड एवरीथिंग। हैविंग सेड दैट, आई रियली वांट टू एम्फसाइज वन मोर थिंग। हम लोगों ने रिसेंटली ऑडी खरीदी। अ लॉट ऑफ पीपल सेड टू अस कांग्रेचुलेशंस ऑन द ऑडी, ठीक है। तो उन्हें लगा कि हम लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसलिए हमने ऑडी खरीद ली एंड डॉक्टरी कर छाप रहे हैं भाई, छाप रहे हैं एवरीथिंग। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन आवर केस, एंड वी आर लकी वंस इन दैट सिनेरियो, दैट शी इज अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ फ्रॉम हर जॉब। लेट्स से आई एम ऑल्सो अर्निंग समवेट सिमिलर, अ लिटिल मोर लिटिल लेस, मैं उसमें नहीं जाने वाला, 2 लाख मान लेते हैं। आई एम ऑल्सो अर्निंग 2 लाख रुपीज फ्रॉम माई क्लिनिकल जॉब फॉर एग्जाम्पल। Along with that, she's also earning somewhere close to 2 lakh rupees per month from teaching. हम टीच भी तो करते हैं at the same point of time. She teaches नीट PG, वो नीट PG की क्लासेस ले रही होती हैं, उसमें भी अपना एफर्ट डाल रही होती हैं, है ना। हर हफ्ते 1 या 2 क्लास ले रही होती है, हर 2 हफ्ते में 1 ले रही होती है। सिमिलर एफर्ट मैं भी डाल रहा हूँ। उससे भी ऐसा नहीं है कि हम लोग को उसमें भी हम लोग 10 लाख या 20 लाख रुपये छाप रहे हैं, उससे भी 1 या 2 लाख रुपये कमा रहे हैं। हाँ, अब तुम ऐड करो, अब वो 4 लाख कमा रही है साल का, महीने का, मैं 4 लाख का कमा रहा हूँ महीने का, दोनों को हमारी मिला के कर लो, अब 8 लाख हो गया, 9 लाख रुपए हो गया एक तरीके से, वो साल का करोड़ रुपए हो गया। इसलिए हमने मिलके वो एक ऑडी खरीद पाए। दोनों की अकेले में औकात नहीं थी, सच बताऊँ तो। श्योर, हम वी आर अ यूनिट टुगेदर नाउ, दैट्स व्हाई वी कैन बाय इट। अब उसको देख के कोई कहे हम लोग छाप रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड 15 12 13 साल मेहनत की उसने, 10 साल मेहनत की, और आज भी हम लोग वी वर्क फॉर क्लोज टू 80-90 आवर्स इन अ वीक। It's not ऐश and it's like कि अब इतना if we are making that money we have to reward ourselves in some way, नहीं तो हमें ये लगेगा कि फिर कमा भी क्यों कमा क्यों लिया भाई, same चीज। So I'm giving you an honest picture. If you feel, if you think 10 years down the line after working, cracking 2 competitive national exams, getting a top 1000 5,000 ranks in both of them, and then you will be making 2 lakh rupees per month, and that is ऐश, तो ठीक है, फिर वो ऐशी है तुम्हारे लिए, मेरे हिसाब से वो ऐशी नहीं है। ठीक है, ग्रेट। मतलब कि बेसिकली आपको लाइफ का मेजर टाइम जा रहा है, एक तो मेजर टाइम जा रहा है, और जो आप कमा रहे हो, आई फील इट इज नॉट, देखो अगर ऑब्वियसली अगर मैंने 10 साल लगा के और मेरी आज के डेट में 10 लाख रुपए महीना तनख्वाह होती, मैं कह भी सकता शायद ठीक है, इट्स वर्थ द जर्नी। पर 2 नहीं यार, उतनी मेहनत मैंने किसी और फील्ड में की होती तो आई वुड हैव बीन अर्निंग वे मोर। सही बात है, राइट।
द ओनली रीजन आई एम स्टिकिंग टू इट और वी आर स्टिकिंग टू इट बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट दैट फील्ड. तो अगर आप इस फील्ड में पैसे के लिए आ रहे हो तो पहले दिन ही छोड़ दोगे. तो पहले दिन ही छोड़ दोगे. प्लस उसके बाद ये भी है कि नीट की जर्नी भी इतनी लंबी है कि उसके लिए तैयार होकर आना पड़ा है. 10 साल यार. आप यू हैव टू अंडरस्टैंड. आज आप देख के बोल रहे हो कि आपको लगेगा फॉर अ पर्सन, बट 10 साल भी तब ना जब आप एक बार में सारे पड़ाव टाप कर रहे हो. कोई 16-17 साल का बच्चा आज की डेट में देख रहा है तो उसको लग रहा है कि सर 2 लाख कमा रहा है. भाई वो बहुत बड़ा पैसा है. 2 लाख तो कम नहीं होते महीने के. बट खुद सोचो यार, 2 लाख 10-11 साल देने के बाद, तब उतनी मेहनत करने के बाद, उतनी मेहनत आपने किसी और फील्ड में की होती है, आप डेफिनेटली कुछ और ज़्यादा कमा रहे होते हैं. डेफिनेटली और कमा रहे होते हैं. सही बात. अच्छा, दिस थिंग कम्स विद द सेकंड क्वेश्चन. तो दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि ठीक है, हम ऐश तो नहीं है, बट स्टिल पीपल आर टेकिंग मोर देन 2 ड्रॉप्स फॉर नीट. मेरा कहना है, मतलब मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ पर्सन जो पॉडकास्ट करता है, मैंने कई लोगों के वीडियोस में देखा भी है कि कोई 5 ड्रॉप लेके नीट क्रैक कर रहा है. डज दैट रियली वर्थ क्रैकिंग नीट लाइक एग्जाम, जिसके बाद आपको 12 साल की पढ़ाई और करनी है? वही मेरा पॉइंट यही है कि व्हाई इज इट लाइक, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन. नो, इट इज नॉट वर्थ टेकिंग मोर देन 3 or 4 ड्रॉप्स. मतलब 3 ड्रॉप मेरे हिसाब से काफी हैं. 3 ड्रॉप में क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम कमिंग टू द नंबर. 3 इज 1 साल फिजिक्स पढ़ी, 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी, 1 साल बायो पढ़ी, तो 3 साल तब भी निकाल लो यार, उसने में निकाल लो. अगर 3 साल में नहीं निकल रहे तो देन लेट गो. Then actually let go. And more importantly, for example, you started preparing in 17 years of age. You crack at 21 years of age. आपने 3 या 4 ड्रॉप लिए. मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा जो कि 7 या 10 ड्रॉप ले रहे हैं फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट. चलो उनकी बात ही नहीं करते. आपने 21-22 में आके आपने वो करना शुरू किया, क्या कहते हैं, एमबीबीएस करनी शुरू की. 27 पे जाके आपकी एमबीबीएस खत्म होगी. फिर 1 साल आप नीट पीजी के लिए लगाओगे, 28 हो गए. फिर 3 साल आप लगाओगे अपनी पीजी के लिए. फिर आप 32-33 की उम्र में आके आप एक पीडियाट्रिशियन ही मान लेते हैं, पीडियाट्रिशियन बनोगे और आपकी शुरुआत की सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए 32 साल की उम्र में. इजंट इट बेटर कि आपने 1-2 ड्रॉप के बाद ही डिसीजन ले लिया होता. यू वुड हैव टेकन इंजीनियरिंग इवन फ्रॉम अ tier 2 और tier 3 कॉलेज. यू वुड हैव अपस्किल्ड योरसेल्फ विद दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन एमबीबीएस. उतने में आप खुद को, जितनी आपने एफर्ट एमबीबीएस में किया उतने में आप आराम से एज एन इंजीनियर आपको भी खुद को अपस्किल कर लेते, राइट. एंड एट 25 यू वुड हैव बीन इन द वर्कफोर्स. Are you telling me a person, a decent engineer, an average engineer with decent amount of upskilling in 7 years cannot reach 1.5 lakh of salary? We have examples in our company. जो आराम से, मतलब it is not like कि नहीं, मेरे हिसाब से तो definitely more than that for that matter. The upside is way more than that. And the thing with being a and the thing is कि आपने एक विशियस सर्कल में पड़ गए हो कि अगर आपने 3 ड्रॉप ले लिया, आप एक संक कॉस्ट फैलेसी में हो कि अब 3 ले लिए हैं तो एक और ले लेता हूँ, फिर 4 हो जाते हैं तो और क्या करूंगा, फिर 5 ले लेता हूँ. ये संक कॉस्ट फैलेसी है. बट मैं यहाँ पर एक सोल्यूशन जानना चाहूँगा कि जिसने 3 ड्रॉप ले लिए हैं, अभी भी उसको मन कर रहा है एमबीबीएस करने का, बट उसको टफ कॉल लेनी है, तो टफ कॉल लेके करे क्या? कि मतलब अब करियर में डायरेक्ट जाना है कि मतलब कि कॉलेज के बाद तुरंत जॉब मिले, कुछ ऐसा है उस बच्चे के लिए, कुछ हो सकता है उसका? I agree that this is a tough question, and I think इस वजह से people when they end up taking multiple drops, उनके दिमाग में यही आता है कि अगर मैं let's say BSc करता हूँ या कुछ और for that matter कोई और simple graduation करता हूँ, तो उसके बाद भी तो मेरे को जॉब नहीं मिलनी, तो might as well give 3 years right now, at least MBBS का तो वो 70,000 की जॉब तो मिल जाएगी मेरे को. Not the ACS job, but at least वो 50, 70, 80,000 की जॉब तो मेरे को मिल जाएगी MBBS के बाद. मेरा what I feel is that fundamentally people in 11th and 12th should have maths. One major mistake a lot of people end up doing is being a physics student. मुझे ये मेजरली लगता है कि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं. बहुत मिस कर देते हैं. Having said that, मैंने भी नहीं की थी, and I feel it's a wrong on my part. गलती की थी. I feel you should have maths. आप लिटरली सिर्फ पास करो. किसने बोला आपको कि आपको 90 चाहिए उसमें, है ना? That you want 90 marks out of it. आप just pass it. आपकी फिजिक्स में भी हेल्प हो जाएगी for that matter of fact. You just get that maths is going to open a lot of options for you. You can get into biotechnology अगर आपको बायो में ही रहना है, ठीक है, उसमें बहुत सारे better career options हैं, ठीक है. You can get into obviously you can go into a proper engineering course in some form or the other, and उसके बाद you can start exploring for other option and upskill during your engineering course. एक MBBS की ना एक बहुत बड़ा negative बताऊँ आपको क्या है? There is no concept of new skill acquisition as far as MBBS is concerned. आप MBBS ही कर रहे हो, नहीं तो MBBS के टाइम पे लोग पैसे कमाने के लिए
यूट्यूब खोल के दूसरे को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, इसके अलावा और कोई अपस्किल नहीं कर रहा आज के डेट में. Until you are Utsav Bhattacharya जी. हाँ, that's an interesting option. That's an MBA is a different interesting option. I'm not going to go into that. But what basically I'm saying, trying to tell is that उन्हें भी MBBS निकाल ली थी. तो उससे पहले की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 2-3 ड्रॉप्स तक have a clear cut idea. मतलब my point is have a plan B. You cannot just have a plan A कि मैं MBBS करूँगा और उसके लिए मैं 10 साल गवा दूंगा. Not worth it. Absolutely not worth it. You can easily go into another field, and the easiest field is to get into is engineering. उसके लिए unfortunately a lot of people are not able to transition because उनके पास maths ही नहीं होती, right? तो the better option is कि आप 11th-12th में आप maths रखो, पास करो यार, सिर्फ पास करो. किसने कहा कि आपको 90 लाख लेकर आने हैं? And after 2-3 years take a hard call. नहीं निकला, go to engineering. Trust me, आप उतनी मेहनत जितनी आप अगले 3 साल या 2 साल क्रैक करने में निकालोगे, उतने में engineering में खुद को upskill कर लोगे. You will make way more money than as a simple MBBS graduate. Nice. तो इसी सवाल का एक्सटेंशन लेते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा, we don't have any age limit or attempt limit in NEET. Should we have in coming years? A very controversial question. I would say that देखो आप लिमिट मत लगाओ, because there is a possibility that someone after doing engineering, like I think आपने आकृति का right, the problem with having an age limit and attempt limit is कि वैसी वाली stories बंद हो जाएंगी. See was someone who is a different. मैं actually मैं बताना चाहूँगा that a lot of people take what is called as partial drops, and I feel partial drops आप ले लो. ठीक है, आप ऐसे मत रहो कि 7 साल आप घर पे बैठे हो, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ हो. अगर 2 या 3 साल में आपसे नीट नहीं निकला, प्लीज़ ज्वाइन आइदर नर्सिंग और फार्मा और एग्रीकल्चर एंड एनीथिंग. अगर आपके पास वो एक डिग्री आ जाती है, मैं कह रहा हूँ कि श्योर हो सकता है उसके बाद भी जॉब्स मिलने आपके लिए मुश्किल हो, बट एटलीस्ट आपके पास एक डिग्री तो होगी. कुछ नहीं तो आप यार एक UPSC या बैंक के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इफ नॉट एनीथिंग. MBO के लिए फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हो आप. MBO के लिए एलिजिबल, आप मल्टीपल थिंग्स हैपन सिंपली बाय बीइंग अ ग्रेजुएट, राइट? दैट थिंग हैपन्स. तो आप एटलीस्ट वो ज्वाइन कर लो एंड साइमल्टेनियसली आप नीट की प्रिपरेशन करते रहो. व्हाट हैपन्स इज उसमें आपका सम कॉस्ट नहीं होगी क्या 7 साल की. मैं कह रहा हूँ कि सम पीपल से मैंने 7 साल बाद नीट क्रैक किया, बट द पॉइंट इज फॉर एवरी वन पर्सन हु क्रैक नीट आफ्टर 7 years देयर विल बी 10 people हु कुड नॉट. उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा ना. आप 7 साल के बाद नीट क्रैक करने को अगर इंस्पिरेशन मान रहे हो कि मैं ठीक है लगा रहूँगा तब तक नीट क्रैक नहीं होता, तो इज ऑल्सो दैट पॉसिबिलिटी कि आप लगे रहो फिर भी कभी नीट क्रैक ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन है उतना ज़्यादा. तो हैव द विजडम कि 2-3 साल में अगर क्रैक नहीं हुआ तो टेक अ पार्शियल ड्रॉप, आप कहीं और ज्वाइन कर लो. आई डोंट वांट टू हैव अ एज लिमिट्स और अटेम्प्ट लिमिट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट स्टॉप्स स्टोरीज लाइक आकृति, पीपल हु वांट टू ट्रांजिशन, हु अनफॉर्चुनेटली बिकेम एन इंजीनियर एंड नाउ वांट टू बिकम अ डॉक्टर. इट स्टॉप्स सच स्टोरीज फ्रॉम हैपनिंग. There are people who at 50 years of age want to become a doctor, and they are genuinely inspiring story कि आज वो कुछ करना चाहते हैं for that matter. उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली. It's not that they are a burden on their parents. कोई 50 साल का जिसके खुद बच्चे हैं, इसका मतलब उसने अपनी ज़िंदगी जी, उसने किसी और को भी पढ़ाया है, खिलाया है एंड ऑल दैट. हाँ, आज उसका मन करे डॉक्टर बनने का. ऐसा US में भी बहुत कॉमन है कि 40 years में लोग कभी भी डॉक्टर बन रहे होते हैं. तो एज लिमिट तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए. अटेम्प्ट लिमिट शायद हो सकती है. Age limit, I don't feel there is a need for an age limit. Attempt limit may be something similar to UPSC, 5 or 6 at least आप कर सकते हो. कि आप एज लिमिट मत रखो, बट आप एटलीस्ट अटेम्प्ट लिमिट 2-3 कम है, पर 5 या 6 आप कर सकते हो. UPSC का आपने नाम लिया और जिस तरीके की हम बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में वो सारी स्टोरीज आने लगी. एंड UPSC इज अ वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड कॉरोलरी टू नीट. एक कि UPSC में लोग 6-6 साल लगा देते हैं, फिर एंड में क्या मिलता है? कुछ. रजत साबरवाल का एक बहुत फेमस ट्वीट है कि 6 years of hard work, 5 prelims clears, 3 mains clears, 1 interview and कुछ भी नहीं मिला लास्ट में still sadness. Exactly. वो बहुत मतलब it tells you the reality. It tells you that sure there might be 1,000 people who cleared UPSC every year, but there are 99,000 or 9.9 lakh रुपए who don't. आपको एक pragmatic view लेना होगा अपनी लाइफ के साथ. You cannot live life on the hope that it's going to happen. एक छोटा सा सवाल है, ड्रॉप लेते वक्त ना हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मतलब ड्रॉप, हम लोग पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं या कहीं किसी वीडियो में बात कर रहे हैं, बेटा आप ड्रॉप ले लो, ये ले लो, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई. फैमिली का इनकम है. मतलब थिंग इज कि इट्स नॉट अ येस और नो डिसीजन कि 2 ही ड्रॉप लेने हैं या 1 लेना है. थोड़ा नुआंस्ड है. पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप माइंडलेसली 60 ड्रॉप ले रहे हो और 60 ड्रॉप्स के बाद भी आज की डेट में आपका स्कोर 200 on 700 है, मे बी देन इट्स नॉट मेंट फॉर यू.
if you've taken 5-6 drops and your score is 200 300 on 720 even at that point of time, maybe it's not meant for you. बढ़िया बढ़िया है बढ़िया ना. हो सकता है आपने 3 ड्रॉप लिए और 3 ड्रॉप में आपके 2 नंबर से रह गया, है ना, आपका शायद 2 या 5 नंबर से रह गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तब तो मैं ऑब्वियसली आपको बोलूंगा कि यार ले लो यार, 1 साल और ले लो, फिर क्या ही इशू है, चाहे आपका वो चौथा ड्रॉप ही क्यों ना हो, है ना. हो सकता है कि कैलिबर है तो लो ना, ले लो. एग्जैक्टली. मतलब कि हो सकता है आपने पहले 2 ड्रॉप से ढंग से पढ़ाई ना की हो, थर्ड ड्रॉप आपने पहली बार ढंग से दिया, उसमें आपके 500 आए हो, नेक्स्ट ड्रॉप आपने दिया उसमें आपको 5 से 50 आए हो और 10 नंबर से कुछ कट ऑफ रह गया फॉर एग्जाम्पल आपके स्टेट में, तब तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है फिर आप छठा ड्रॉप भी लेना ले लो, कोई नहीं, बट यू आर ऑलमोस्ट देयर. बट फॉर समवन जिसने 5 ड्रॉप ले लिए हैं और आपका स्कोर 200-250 पे ओवर कर रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो, या being honest शायद आप में कैलिबर नहीं है. Not everyone is made for this, right? तो then be honest with yourself कि नहीं यार ये नहीं, this is not meant for me, मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ और करता हूँ या करती हूँ. नाइस. सो एक क्वेश्चन है कि नॉट जस्ट फॉर द नीट बट ऑल्सो फॉर अदर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो, बीइंग मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी में कई बार पेपर दिया जाता है, कई बार और रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर दिया जाता है. मेरा कहना ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लोग एंट्रेंस दे के आ तो जाते हैं, बट एक्चुअली जो कोर स्टडीज़ हैं वो इंग्लिश में करनी है. सो क्या बच्चे के लिए वो सडन जो ट्रांजिशन होता है इन द इंग्लिश, तो उसे 2 साइडेड बैटल लड़नी पड़ती है. एक तो MBBS की पढ़ाई कर ही रहा है, प्लस उसे इंग्लिश भी पढ़नी है, तो इंग्लिश में सुधारनी है, तो इसमें कंफ्यूजन होकर वो कई बार फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता? हो जाता है. मतलब आई फील दैट दीज आर द स्टोरीज व्हिच शुड कम आउट. सो मेरा एक बैचमेट था, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बाय द वे, ही क्रैक्ड एम्स विद हिंदी मीडियम. भाई साहब सही, ठीक है, ही क्रैक्ड एम्स दिल्ली विद हिंदी मीडियम. आई रिमेंबर मेरा विंगी था, विंगी मतलब मेरे सेम हमारे फ्लोर पे रहता था, बेसिकली उसका हॉस्टल रूम सेम फ्लोर पे था. आई रिमेंबर गोइंग टू हिज रूम वंस, देखने जस्ट एक बार कुछ मांगने के आऊँगा, मतलब आप हॉस्टल रूम्स में जाते रहते हैं एवरीथिंग. आई रिमेंबर उसके यहाँ पे वो हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो पड़ी हुई थी, और यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी पड़ी हुई थी, और एक और उसके पास एक छोटी सी नोटबुक पड़ी हुई थी. ठीक है, जो चीज़, आई एम समवन फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आई नो माई इंग्लिश इज़ गुड, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश इज़ ऑल्सो गुड, एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ठीक है, बट उसके लिए फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव आई थॉट दैट यू नो ही इज़ द बैच टॉपर, चाहे उसके नंबर कितने भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एक्चुअल बैच टॉपर हमारे में सबसे इंटेलिजेंट पर्सन इन एम्स वो था, क्योंकि द अमाउंट ऑफ एफर्ट वो पुट कर रहा था कोई और पुट नहीं कर सकता. वो पहले एक इंग्लिश बुक पढ़ता था, उसको समझ नहीं आती थी, तो फिर वो उसका इंग्लिश एंड हिंदी से खुद को उन लाइनों को अपनी नोटबुक में लिखता था. मतलब इस एक तरीके से उसने पूरी इस इंग्लिश बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया, और फिर वो उसको समझता था, और फिर उसको वापस कन्वर्ट करके एग्ज़ाम इंग्लिश में ही लिख कर आता था. और ये एफर्ट करता था. ये 2012 की बात है, कोई ना ChatGPT था, ना इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, बहुत ही बेयर मिनिमम इंटरनेट था एक तरीके से आप कह सकते हो. ये वो बंदा था यार, मतलब ऑब्वियसली बहुत टफ होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. लकीली एम्स यूज्ड टू हैव इंग्लिश टू हिंदी, मतलब इट यूज्ड टू हैव इंग्लिश क्लासेस. आई एम नॉट श्योर अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैव इट और नॉट, बट हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक प्रोग्राम चल रहा है कि अगर कोई एक्चुअली हिंदी मीडियम स्टूडेंट आता है तो उसकी इंग्लिश क्लासेस होती हैं. I still remember that person, I remember once he did not know कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो, बट उसने एक बार रैंडमली उसको हाई हाउ आर यू करके भेज दिया. I'll be very honest about one thing, I loved that, the part that he was able to approach 3 साल में he is now able to approach a girl in English. Great. राइट, मतलब ठीक है कहने के लिए छोटी सी बात है, बट इट्स फॉर मी इट वाज, मतलब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट्स ह्यूज. यार मेरे लिए कोई इंग्लिश बुक के सामने, मेरे लिए तो बहुत आसान है उसको पढ़ना, उसको समझना. आई सल्यूट एंड आई बो डाउन टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट दोज पीपल हु क्रैक दिस एग्जाम इन हिंदी डू. Like salute to you guys, right? Absolutely salute to you guys. And after that, if you guys, you know, do well in MBBS, मतलब हम लोग तो फेक वो हैं जिनकी तारीफ हो रही है. सच बताओ ना, तुम लोग रियल हीरोज हो. बेसिकली 2 साइडेड बैटल लड़के वो जीत भी रहे हैं यार, डेफिनेटली रहे हैं, जीत रहे हैं. मतलब दे आर द रियल हीरोज. उनकी आई फील यू शुड call some people who's from Hindi medium and in MBBS. Tell me the names, I'll call them. Definitely, मतलब मैं बता दूंगा आपको definitely. But they are the real heroes. They are the real stories of this country. जिन्होंने actually में battles लड़ी हैं. मतलब मैं तो actually एक privileged इंसान हूँ in some way.
श्योर मैंने बहुत मेहनत की है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, 12 घंटे पढ़े हैं, 14 घंटे पढ़े हैं, बट आई कम फ्रॉम अ पेडिस्टल. मेरे पापा एयरफोर्स में थे, मेरी मम्मा ओरिएंटल इंश्योरेंस में है, यू नो आई हैड एवरीथिंग एट माई यू नो. कभी मेरे को कोई बुक लेनी है तो उनको कोई सोचना नहीं पड़ रहा उस बुक को खरीदने के लिए, कोचिंग के लिए, पैसों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझ जैसे लोग ही नहीं क्रैक करेंगे तो कौन क्रैक करेगा, राइट? I come from that privilege. I acknowledge that privilege. Sure, I acknowledge the hard work that also went into cracking this exam. But that everybody should know. You're right. जो चैनल मैंने टाइटल में टैग किया है वहाँ जाके देखो, इनकी स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है. ठीक है. तो I do acknowledge कि मैंने मेहनत की, but I also acknowledge the fact that I do come from a privileged position, and there are people who don't come from any privilege of any sorts, and they have made big in life. They are the real stories. And they are the real heroes. ओके, सो डॉक्टर आदित्य, हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी कि नीट यूजी के लिए जो एक क्लियर पिक्चर होती है, ट्रुथ वो दे दिया. बट अगर किसी बच्चे को नीट क्रैक करना है तो उसके लिए कुछ बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा. एक तो आप नीट प्रेप के साथ जुड़े हुए हैं, तो हाउ नीट प्रेप इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स, कि नीट प्रेप में ऐसा क्या है जो आपके टाइम पे अगर आप होता तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल महसूस होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड, कपिल सर मेरे दोस्त हैं, लेट्स पुट इट दिस वे, है ना. मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं, अ लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक कि मैं नीट प्रेप की प्रमोशन कर रहा हूँ, सर आप बिक गए एंड ऑल दैट. बहुत लोग बकवास ही बोल रहे हैं, अरे है ना. ये सर बिक गए हैं भैया, कितने पैसे मिल गए. अरे भाई वो सर कपिल सर के क्या है, क्या नाम है, दोस्त हैं. मैं दोस्त हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ. हाँ ठीक है. सो मैं उनका एक फ्रेंड हूँ, तो मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ बिकॉज वो मेरे जेन्युइनली एक मित्र हैं एक तरीके से. एज एन आउटसाइडर भी अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को क्या अच्छा लगता है नीट प्रेप एंड मोर इम्पॉर्टेंट टारगेट के बारे में, इट्स एन अमेजिंग क्यू बैंक. मतलब मुझे ये पता है कि नीट ना तभी निकलता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो. विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट क्रैक नीट. एंड लोगों को लगता है प्रैक्टिस का मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नहीं, आपको बायो की भी प्रैक्टिस करनी है. इस मामले में इट इज़ एन एक्सटेंसिव एंड एग्जॉस्टिव क्यू बैंक विद मल्टीपल फीचर्स. उन डेली प्रैक्टिस जनरेटर या जो भी आप कहना चाहो, डीपीपी जो होता है आपका, डीपीपी जनरेटर है, कस्टम टेस्ट, एमसीक्यू मार्क्ड, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है हमारे पास एंड ऑल दैट. बट एट द कोर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ गुड एनसीईआरटी बेस्ड क्यू बैंक. यू नीड अ गुड एनसीईआरटी बेस्ड क्यू बैंक टू क्रैक नीट. आप कोचिंग जाओगे, वो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, वो आपको फिजिक्स की थ्योरी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ाएंगे, बायो की थ्योरी पढ़ाएंगे. श्योर वो आपके थोड़े बहुत रेगुलर टेस्ट लेते रहेंगे, बट खुद आपको खुद को टेस्ट करना है ऑन अ डेली बेसिस. अब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के, उसके लिए आपके पास एक क्यू बैंक होना चाहिए. जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना अच्छा है, और उसमें वो क्यू बैंक एक एनसीईआरटी बेस्ड क्यू बैंक होना चाहिए. फॉर दैट टारगेट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन. आई एम नॉट सेइंग इट्स द ओनली ऑप्शन इन द मार्केट, बट इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप 3 इन द मार्केट. वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ड्रॉप ईयर के बाद आके टारगेट बैच जैसे फीचर्स को, मतलब टारगेट बैच जैसे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं. बट पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर नीट जर्नी इन क्लास 11th, हाउ दे शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ, मतलब कि उन लोगों को क्या यूज केसेस है उनके लिए? यूज केसेस सिंपल, लाइक आई सेड, लाइक अगर ऐसे सूचना के फीचर्स आप हटा दो, एट सिंपल एट द कोर व्हाट इज टारगेट, इट्स अ पीवाईक्यू बेस्ड क्यू बैंक. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पीवाईक्यूज भी होंगे, और उस पे बेस्ड, उसके बेसिस पे उससे बने हुए और अच्छे एमसीक्यूज होंगे विच यू कैन प्रैक्टिस. तो एमसीक्यू प्रैक्टिस इज एट is the main building block, bare minimum you should is the main building block of your preparation as far as NEET is concerned. So it doesn't matter which stage of journey you are in, it doesn't matter whether you're in 11th 12th or a dropper. आपके पास अगर एक क्यू बैंक होगा, so you have an extra mode of practice apart from what everyone else is already doing, and obviously that is going to give you an edge. तो आप अगर आप एलन, आकाश या जहाँ पे भी फॉर दैट मैटर, यू नो, ऑफलाइन कोचिंग जहाँ पे भी ले रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, फिजिक्स वाला अनअकैडमी जहाँ से भी आप ले रहे हो, ठीक है, आपने कोचिंग लेके हमने थ्योरी समझी है. आपने ये एमसीक्यू ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या बायो में आपने, यू नो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये है, ये कार्डियक साइकिल है, ये डीएनए है, यार ने ये समझा है. उसको अप्लाई करने के लिए तो एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे. थोड़े बहुत एमसीक्यू वो प्लेटफॉर्म आपको दे देते हैं, इन जनरल थोड़े इनएडिक्वेट होते हैं जितने वो दे रहे होते हैं. एंड मोर इम्पोर्टेंटली कई बार ये होता है थोड़े बेमतलब के हाई लेवल के होते हैं, जस्ट टू क्रिएट अ फोमो इन योर माइंड. अब तो और ज़्यादा आने लगे हैं, व्हाटएवर हैपेंड इन, जो भी है दैट्स फाइन, वो थोड़े ज़्यादा आपके फोमो के लिए होते हैं. आपको चाहिए एक एक्चुअल ऐसा क्यू बैंक जो एग्जाम को अप्रोप्रिएट करे, यानी एनसीईआरटी बेस्ड हो और पीवाईक्यू बेस्ड हो. वैसा क्यू बैंक मार्केट में, आई एम नॉट सेइंग ओनली टारगेट एग्जिस्ट, देयर आर अदर ऑल्सो, बट टारगेट डेफिनेटली इज वन ऑफ द टॉप 3 आई वुड से. एज एन आउटसाइडर मैं आपको
ये बता रहा हूँ, दैट्स अबाउट इट, राइट. तो दैट इज़ वन ऑप्शन कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, then take the target, and more the practice you do, more perfect you will become, better your scores will become. श्योर. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदित्य. होपफुली हम लोग एक फुल फ्लेजेड पॉडकास्ट करें. हाँ. और जो मतलब इनकी स्टोरी है दोबारा से रिपीट में हम चलाएं. ये बहुत परेशान हो चुकी है कि भाई साहब मेरी स्टोरी जो है बहुत सारे शोज पे मैं जाके बता चुका हूँ, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग इनके बारे में नहीं जानते. प्लस एक रॉ कॉन्वर्सेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स में इनके साथ करना चाहता हूँ रैदर देन अ फुल फ्लेजेड पॉडकास्ट. तो मैं और टॉपिक्स निकाल के रखूंगा. तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग डॉक्टर आदित्य के साथ कौन से ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन देखना चाहोगे. प्लस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग ट्राई कर रहे हैं लाने की. एम्स 2012 का बैच वर्सेस 2024 का बैच. सो ये वीडियो भी अगर देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना. प्लस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें ऐसी वीडियोस आके मिलती रहें. और डॉक्टर आदित्य का जो चैनल है वो टाइटल में मेंशन किया हुआ है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. थैंक यू.